पार्ट 2 अधूरा सच। इस तरह सभी के मुंह से इस सुंदर सी लड़की के नाम को सुनने के बाद मानो उत्कर्ष की बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई। वो सोचने लगा, जिसके नाम में ही इतनी मधुरता है, उसका रूप तो वाकई किसी चांद से कम नहीं होगा। नाम के साथ ऐसा रूप का तालमेल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। पता नहीं क्यों मैं उसकी नज़रों का कायल हो गया हूँ। मेरी बेचैनी इतनी बढ़ क्यों रही है? मुझे इस खूबसूरत देवी के तो दर्शन करने ही होंगे। इस तरह सोचते हुए वो अपने पिता की ओर देखते हुए कहता, पिताजी, मैं ज़रा बाहर से घूम कर आता हूँ। मुझे इतनी भीड़ में थोड़ी बेचैनी हो रही है। पूजा शुरू होने से पहले मैं अंदर आ जाऊँगा। उत्कर्ष की माँ भी उसकी बातें सुन थोड़ी परेशान हो जाती है, पर यह सोचकर कि उसे तो हमेशा ही एकांत पसंद है, इसलिए वो थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहा होगा, ऐसा सोचकर मेहमानों के आवभगत में व्यस्त हो जाती है। उधर आशुतोष और टिया की नज़रें उत्कर्ष के ही इर्द गिर्द घूम रही थीं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह टिया के प्रति उत्कर्ष का झुकाव देखना था। इधर सभी आए मेहमान और परिवार के सभी लोग पूजा की तैयारी में जुट गए। थोड़ी ही देर में पूजा शुरू ही होने वाली थी। इधर उत्कर्ष की नज़रें मृण्मयी को ढूंढ रही थी, क्योंकि जब पहली नज़र उसकी मृण्मयी पर पड़ी थी, उस वक्त के बाद उसकी सांसें मानो थम सी गई हो। जज्बात बेकाबू लहरों की तरह उफान पर था। दिलो दिमाग पर जैसे उसकी मोहकता ने छाप छोड़ दिया हो। सिर्फ एक झलक ही उसकी उत्कर्ष को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। वो बेसुध होकर उसे हर तरफ ढूंढने लगा, क्योंकि उस एक मुलाकात के बाद वो कहीं दिखाई दे नहीं रही थी। उस मुलाकात में ही उसकी हल्की मुस्कान में जैसे काफ़ी रहस्य छुपा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उत्कर्ष हर जगह उसे तलाशने लगा। तभी उसके पास टिया आकर खड़ी हो जाती है और शर्माती हुई उससे अंदर आने का आग्रह करती है, क्योंकि पूजा शुरू हो चुकी थी। पर वो किसी तरह उसकी बातों को टालकर उसे वहाँ से अंदर भेज देता है और फिर से यहाँ वहाँ हर कोने में उस खूबसूरत ख्वाब को खोजता हुआ थोड़ा आगे चलता जाता है। तभी वह एक छोटी सी बच्ची से टकराता है, जिसके बाद वो एक जगह रुककर उस बच्ची से माफ़ी मांगता है। तभी वो बच्ची उसका हाथ पकड़ सामने एक छोटी सी गली में मौजूद एक मकान में ले जाकर उसके सामने खड़ा कर देती है और तभी उस घर के दरवाजे का पाट खुल जाता है। और ये क्या था? एक सुंदर सा ख्वाब या हकीकत? कुछ समझ पाना उस क्षण मुश्किल मालूम पड़ रहा था। अंधेरे धुएं से लिपटे उस घर में बिल्कुल हर तरफ, हर जगह जहां रोशनी का नामो निशान ना हो, वहीं सामने दरवाजे पर वही रूपवती मृण्मयी खड़ी अपनी दोनों हाथों को फैलाए उत्कर्ष को भीतर आने का आमंत्रण दे रही थी। उत्कर्ष ये देख जैसे अपने होश खो रहा था कि जिसे वो दर बदर खोज रहा था, वो उसके इतने समीप ये कैसे संभव हो सकता था। ये सोचता हुआ उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण लिए घर के अंदर वो प्रवेश करता है। इससे पहले कि वो
कुछ बोल पाता, मृण्मयी अपनी सुरीली आवाज़ में उसे बैठने को कहकर उसके गालों को स्पर्श कर उसे एक मीठा सा अपने होने का एहसास दिलाती है। उस वक्त वे दोनों एकटक एक दूसरे के आँखों में जैसे खो ही गए हों, सब कुछ भूल दीन दुनिया से बेखबर दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए मानो दिल का हाल बयां नज़रों से कर रहे थे। उधर वो छोटी सी बच्ची वहाँ से जा चुकी थी। उस वीरान घर में केवल वो दोनों ही अपनी अपनी मुस्कान बिखेरते हुए हजारों सवालों का भार लेकर बैठे हुए थे। उधर पूरा परिवार, टिया, सभी पूजा के समाप्त होने के पश्चात हर जगह उत्कर्ष को ही तलाशने लगे। उसके माता पिता भी यही सोचने लगे कि कहीं वो वापस घर तो नहीं चला गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि गाड़ी तो अपनी जगह पर ही खड़ी थी। फिर वो कहाँ गया होगा? तभी किसी ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही उसे मृण्मयी के घर की ओर जाते देखा है। ये सुन उसके माता पिता आशुतोष से पूछते हैं कि आखिर ये मृण्मयी कौन है। आशुतोष कहता कि वो हमारे यहाँ के बहुत पुराने पुजारी की बेटी है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मृण्मयी की जिम्मेदारी हम पर है। और उसने ये भी बताया कि बचपन से ही मृण्मयी थोड़ी अलग प्रकार की है। उसके पिता के जाने के बाद ही उसे ये आभास हुआ कि वो औरों से थोड़ी हटके है। अकेले ही अपने में खोए रहना, भीड़ भाड़ से खुद को छिपाना, नए खिलौनों की जगह टूटे फूटे खिलौनों से खेलना, लोगों की विचित्र विचित्र भयानक तस्वीरें बनाना और सबसे आश्चर्य की बात, हर त्योहार पर्व पर खुद को शोला श्रृंगार कर तैयार होकर कब्रिस्तान जाना और घंटों वहाँ बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंसना, हमेशा औरों से बेहतर दिखने की होड़, पूजा पाठ में मंदिरों से दूरी बनाए रखना ताकि उसे कोई देख न सके, और हमेशा ऐसे तैयार होना कि हर कोई बस उसे देखे तो देखता ही रह जाए। बस यही है मृण्मयी की छवि, या कह लो उसकी अनोखी आदतें। उत्कर्ष के पिता कहते, ये सब तुम क्या कह रहे हो? क्या वाकई इस तरह की है वो? तो तुमने उससे अब भी रिश्ता जोड़ कर रखा है? इतनी भी क्या मजबूरी है भाई? उत्कर्ष की माँ कहती, इसी वजह से तो हम सबसे दूर एकांत में खड़े होकर हमारे बेटे को ही देख रही थी। माता के समीप तो खड़ी थी, पर दूरी बनाकर हम सबसे अलग कोने में। हमने सोचा वो भी आपके यहाँ आई कोई खास रिश्तेदार होगी। पहले पता होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। देखिए जी, अब बहुत हुआ। वो लड़की कोई भी हो, कैसी भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी जिम्मेदारी आप ही निभाइए, पर इसके पहले दया करके हमें उसके घर ले चलिए ताकि हम अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा सके। वैसे आपने बताया उसके पिता नहीं है, तो इसका मतलब वो अकेली रहती है। इतनी अजीब होने के बावजूद पता नहीं आप लोगों ने आज तक उसे अपने घर कैसे आने दिया, पर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहकर अपने पति से कहती कि सुनिए जी, पता नहीं मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। चलिए ना, जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। आशुतोष कहता, डरिए मत भाभी जी, बात भले ही बहुत बड़ी है, पर उतनी परेशान होने वाली नहीं। मृण्मयी बहुत अच्छी लड़की है, हम उसे बचपन से देख रहे हैं। उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया।
माना उसके व्यवहार में बहुत दिक्कत है, पर यकीन मानिए वो बुरी नहीं है। हमारा उत्कर्ष जहाँ भी है बिल्कुल सेफ होगा। इतना कहकर सभी उसके घर की ओर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सभी जो देखते हैं उसे देख वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उत्कर्ष नारी की वेशभूषा में लिपटा खुद को पूरी तरह से साजो श्रृंगार से तैयार कर मृण्मयी के साथ नृत्य कर रहा था और उसी बीच रुक रुक कर मृण्मयी के हाथों से मांसाहारी भोजन का सेवन कर रहा था। लाल लाल लहू में लिपटे लाल लाल मांस से खून टपक रहा था और उसी मांस को स्वाद से दोनों चबा चबा कर खा रहे थे। उनके होठों से खून का रिसाव हो रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर गीत गुनगुना रहे थे और ये कह रहे थे कि আমি যে তোমার তুমি যে আমার চলো সাথী চলো প্রেমের এই স্রোতে আজ ভেসে যায় পথে আসা বাধা সব শেষ করে দুজনই রক্তে চলো মিলে যায় চলো যাই যাই যাই। इस तरह की आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे आंखों में आंख मिलाए नृत्य संगीत का ऐसा रास रचा रहे थे कि जिसे देख उनकी भयावह आवाज़ से पूरा घर थरथरा रहा था। उन दोनों को होश ही नहीं था कि उनके बहुत पास सभी खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। ये देख आशुतोष, टिया और उत्कर्ष के माता पिता के पैरों तले ज़मीन ही हट गई हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। जो कभी देखा न कभी सुना वो मंजर उनके सामने था और वो ये सोच रहे थे कि मृण्मयी ने आज तक कभी मांस को हाथ तक नहीं लगाया, ऐसा उन्होंने सुना था और वो एक पुजारी की बेटी थी। वहीं उत्कर्ष भी एक ब्राह्मण परिवार से था। उसने भी कभी अपने जीवन में मांस का सेवन नहीं किया था। पर इन सबसे हटकर बड़ी बात इन दोनों का ऐसा रूप और ऐसा भयावह विचित्र कर देने वाला व्यवहार आज से पहले आशुतोष के परिवार ने या उत्कर्ष के माता पिता ने नहीं देखा था। वे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक एक जोर की आवाज़ के साथ मृण्मयी बोली, যেমনি এসেছিস অমনি উল্টো পায়ে ফেরত চলে যা वापस चले जाओ हम दोनों एक प्राण एक सांस है इसे मुझसे अलग करने की कोशिश भी मत करना চিড়ে খাবো বুঝেছিস বুকে চিড়ে খাবো সব শেষ করে দেব যা সব এখান থেকে এক্ষুনি চলে যা जाओ तुम सब यहाँ से भाग जा चली जा 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 नहीं चिड़े खाबो।